हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज अपन एनिमल किंगडम बायोलॉजी का चैप्टर फिनिश करेंगे इन वन शॉट। तो माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा MBBS। तो आज अपन इस चैप्टर को वन शॉट में ख़त्म करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको प्लांट किंगडम वाला चैप्टर जो है वन शॉट में ख़त्म किया था। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, अपन कुछ और इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं क्या। तो आपको जैसा ठीक लगे आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपन आज एनिमल किंगडम को ख़त्म करेंगे। तो मैंने आपको पहले मेरे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो अपन RH विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें अपन ने 5 किंगडम डिवाइड किए थे। तो फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, सेकंड इज़ प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज़ फंजाई, फोर्थ वन इज प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। तो अपन प्लांटी वाला किंगडम जो है पहले ही वन शॉट में ख़त्म कर चुके हैं। आज अपन इस क्लासिफिकेशन का लास्ट एंड फाइनल जो किंगडम है एनिमेलिया वो फिनिश करने वाले हैं। तो जो इसके पहले फंजाई जो किंगडम है वो एक अलग से टॉपिक बचा हुआ है, उसको मैं एक अलग से वीडियो लेके आपके लिए फिनिश अप करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक है। तो अपन उसको अच्छे से समझ के अलग से ख़त्म करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों आज अपन ओनली एनिमेलिया किंगडम पे फोकस करेंगे। आज अपन वो चीज़ें देखेंगे जो लैब असिस्टेंट जो एग्जामिनेशन है आपका उसमें जो पूछी जाएंगी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस है जो आपको याद करनी होगी। जो मैं एनिमेलिया किंगडम का पहले क्लासिफिकेशन बताऊंगा, जो उसके बेसिक्स बताऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए वो है। उन बेसिक्स को आप अच्छे से रीड करें, देन आपको एनिमेलिया जो किंगडम है वो बहुत ईजी हो जाएगा। आप अगर वो 5 या 6 चीज़ें जो मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा वो अगर आपने रट ली है, देन आपके लिए एनिमेलिया किंगडम बिल्कुल ईजी होने वाला है। लेट्स स्टार्ट माय स्टूडेंट्स। अपन इसको ख़त्म करेंगे आज विद इन 1 आवर। तो आज इसमें जो कुछ मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा 5 या 6, उनको आप अच्छे से रीड करिए, देन आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश अप हो जाएगा। चलो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें अपना लास्ट किंगडम है एनिमेलिया, उसको आज अपन फिनिश करने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि जो मोनेरा किंगडम था उससे अपना क्या बना था, प्रोटिस्टा। उस प्रोटिस्टा से 3 ब्रांचें निकली थी। उस 3 ब्रांच में फर्स्ट क्या था, फंजाई, दूसरा प्लांटी, थर्ड एनिमेलिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा किंगडम में 3 टाइप के जो जीव हैं वो रखे हुए हैं। पहली बात तो प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जीव रखे गए हैं। तो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जीव हैं उनमें से 3 टाइप के जीव हैं। अगर अपन बात करें फंजाई जैसे हैं, प्लांटी जैसे हैं, एनिमेलिया जैसे हैं। अगर उनका विकास का जो आगे का टॉपिक देखें तो उनमें क्या हुआ है, वो डेवलप होकर बहुकोशिकीय बन गए। अब उन बहुकोशिकीय जीवों को अपन इन तीनों जगत में रखते हैं। अगर ऐसे ही कोई जीव है और वो एक कोशिकीय है तो अपन उसको किस में रखेंगे, प्रोटिस्टा में। आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसा मैं आपको 3 बार ऐसी बातें पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पीछे टॉपिक्स में। तो आपको ये बात अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मोनेरा से एक ब्रांच निकली प्रोटिस्टा की। देन प्रोटिस्टा में 3 टाइप के जीव हैं, फंजाई के जैसे भी हैं, एनिमेलिया जैसे भी हैं और प्लांटी जैसे भी हैं। तो अब जैसे मैं आपको इनका एग्जाम्पल देके बताऊं तो जो प्रोटिस्टा में एनिमल लाइक जो जीव रखे गए हैं वो है प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स कैसे हैं कि जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है, प्लस में वो एनिमेलिया जैसे हैं। एनिमेलिया जैसे फूड कंज्यूम करते हैं, है ना। और प्लांटी जैसे कौन है, जैसे यूग्लिना है उसमें क्लोरोफिल A है, और फंजाई जैसे भी उसमें जीव प्रेजेंट होते हैं। तो औपंख कवक जिनको अपन बोलते हैं। अब मैं आपको प्राणी जगत का जो वर्गीकरण है वो कैसे अपन ने आगे किया है कि प्राणी जगत में अपन नेक्स्ट जीवों को किस हिसाब से व्यवस्थित करेंगे, कैसे उनको डिवाइड करेंगे, और देन उनको किस किस वर्ग में किस आधार पे रखने वाले हैं। तो मैं आपको प्राणी जगत की आज इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा, NCERT की एक लाइन से आपको रटवाऊंगा, और उनमें कई ट्रिकी चीज़ें हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आज अच्छे से 1 आवर आप अच्छे से कंसंट्रेट करें इस टॉपिक पे। जो स्टार्टिंग का 10 मिनट्स का टॉपिक है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको चाहिए होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। जैसे जो एनिमेलिया जगत है
उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वर्गीकरण का आधार क्या क्या है, कि प्राणियों का वर्गीकरण अपन किस हिसाब से करेंगे और उसमें वर्गीकरण का आधार क्या क्या है, ये मेन टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। जैसे प्राणियों के वर्गीकरण का जो आधार है उसमें अपन पहले लेंगे संगठन का स्तर। संगठन का स्तर का कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको प्लांटी जो किंगडम था वो मैंने बताया था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो संवहनीय ऊतक है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो पानी और भोजन का संवहन करते हैं, वो सबसे पहले किस क्लास में डेवलप हुए थे? आपको याद होगा, मैंने पीछे वाले चैप्टर में आपको बताया है, बताइए मेरे बच्चों, टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले वो डेवलप हुआ था। तो ऐसे ही अपन प्राणी जगत में भी कौन सा ऊतक स्तर कहाँ डेवलप हो रहा है, कहाँ कोशिकीय स्तर है, कहाँ अंगतंत्र स्तर है। तो आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। पहले किसी भी जीव की जो बॉडी होती है वो सेलुलर टाइप की होती है। कैसी होती है? ओनली उसमें सेल्स होती है। अगर सेल्स अगर ग्रुप में आ जाए तो वो क्या बना लेती है? टिश्यू बना लेती है। टिश्यू बाद में ग्रुप में आ जाए तो क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन ग्रुप में आ जाए तो क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम, यानी अंगतंत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अंगतंत्र बना लेते हैं। तो ये बात आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है। तो इसी हिसाब से अपन इन प्राणियों को वर्गीकृत करेंगे, ये बेसिस लेके, मतलब संगठन का स्तर अपन एक बेसिक टॉपिक लेके इनको डिवाइड करेंगे। तो जो सेलुलर टाइप के जो जीव हैं जिनमें ओनली सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स के ग्रुप एब्सेंट है, तो वो कौन से हैं? पोरीफेरा टाइप के हैं। कैसे हैं? पोरीफेरा हैं। देन जिसमें टिश्यू डेवलप हो गए हैं, मतलब सेल्स एक ग्रुप में आके कोई वर्क करने लग गई है, तो उसको बोलेंगे ऊतक स्तर का संगठन। ये ऊतक स्तर का संगठन आपके सिलेंट्रेटा में आपको देखने को मिलेगा। सिलेंट्रेटा में देखने को और प्लेटीहेलमिंथेस में देखने को आपको मिलेगा। देन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन की बात करें कि ऑर्गन कहाँ डेवलप हो गया है, तो वो प्लेटीहेलमिंथेस में आपको देखने को मिलेगा। देन ऑर्गन सिस्टम, तो प्लेटीहेलमिंथेस के बाद में जितनी भी अपन क्लासेस देखेंगे उन सब में कैसा है? ऑर्गन सिस्टम। तो अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एनिमल किंगडम में किस ग्रुप के बाद में सब में अंग तंत्र स्तर का संगठन है, तो आपके पास ऑप्शन में आएगा प्लेटीहेलमिंथेस। प्लेटीहेलमिंथेस में किस टाइप का है? ऑर्गन टाइप का। किस टाइप का है मेरे बच्चों? ऑर्गन टाइप का। किस टाइप का है प्लेटीहेलमिंथेस में? ऑर्गन टाइप का। उसके बाद में कैसा है सब में? ऑर्गन सिस्टम टाइप का। मतलब अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा अंग तंत्र स्तर का संगठन है। तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये बात आपको रटी हुई होनी चाहिए। आप एक नोटबुक लेके बैठे और जो मैं ये स्टार्टिंग का 10 मिनट का जो मैं भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको आप एक नोटबुक में नोट करिए, क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। देन आफ्टर बाद में सारा रटने वाला टॉपिक है इसमें। तो जो संगठन का स्तर मैंने बताया कि 4 संगठन के स्तर अपन देखने वाले हैं कि किस ग्रुप में ओनली सेल्स है, देन उसके बाद में कौन से ग्रुप में ओनली ऊतक है, कौन से ग्रुप में केवल अंग हैं, कौन से वर्ग में जो है अंग तंत्र स्तर का जीव संगठन है। तो मैंने आपको बता दिया, जो सेल वाला है कोशिकीय स्तर का जो संगठन है वो पोरीफेरा में है, ऊतक स्तर का जो संगठन है वो सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट है। देन अंग स्तर का जो संगठन है वो किसमें? प्लेटीहेलमिंथेस में है। और जो अंग तंत्र स्तर का संगठन है वो आफ्टर प्लेटीहेलमिंथेस के बाद में जितने भी ग्रुप अपन देखेंगे उन सब में कैसा है? अंग तंत्र स्तर का जीव संगठन है। बाद में कौन कौन सा आएगा? एस्केलमिंथेस आएगा, ऑर्थोपोडा आएगा, मोलस्का आएगा, देन आगे वर्टिब्रेट्स आएगा। उन सब में क्या है? अंग तंत्र स्तर का संगठन अपन देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक जो संगठन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं परिसंचरण तंत्र पे। सॉरी, थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो रहा है इसलिए मैं आपके लिए 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर हर डे बाय डे वीडियो दूँ, और मैंने 30 डेज का चैलेंज जो लिया है एनसीईआरटी का, उसको आपको उससे भी कम में ख़त्म करके दूँ, जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ एंड देन 10 मई को आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी, संगठन का स्तर। देन उसके बाद अपन देखते हैं परिसंचरण तंत्र, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो अपना एनिमल वाला जो टॉपिक है, जो किंगडम है,
उसमें दो टाइप के अपन को परिसंचरण तंत्र देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन है ओपन, मतलब खुला। दूसरा जो है वो क्या है, क्लोज, मतलब बंद परिसंचरण। अब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको मनुष्य का खुद का एग्जाम्पल देखिए आपको बताना चाहूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बेसिक से बताऊँ तो जो आप अपना ब्लड देखते हैं, कभी भी आपको अगर चोट वगैरह लगी हो तो आप देखेंगे कि जो ब्लड आता है वो कुछ टाइम तक आता है, देन आफ्टर वो ब्लॉक हो जाता है। तो ब्लॉक कैसे हुआ कि जो जो धमनियाँ थी, जो केशिकाएं थी, वो रप्चर हुई, देन आफ्टर वो क्या बना लेती है, कोएगुलेशन, जिसको अपन बोलते हैं ब्लड का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना। तो वो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जो अपना रक्त है वो वाहिकाओं में बहता है। किस में बहता है, वाहिकाओं में। मतलब अपना जो ब्लड जो है हार्ट से निकलेगा, देन वो किस में जाएगा, आर्टरीज में। आर्टरीज के बाद में किस में जाएगा, वेन्स में। वेन्स से वापस किस में आ जाएगा, हार्ट में। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। यहाँ बीच में क्या आती है, बॉडी। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, ये आपको मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में अलग से बताऊंगा, लेकिन आपको एक बार बता देता हूँ कि ये तो है अपने लंग्स, ये है आर्टरी, ये है वेन्स, देन ये है बॉडी, ये बीच में है हार्ट। इसके 4 चेम्बर हैं अपना जो ह्यूमन हार्ट है उसमें। तो इसमें से जो है वो ब्लड निकलेगा किस में जाएगा, आर्टरी में। आर्टरी के थ्रू जाएगा बॉडी में, बॉडी से जाएगा वेन्स में, वेन्स से वापस किस में आएगा, हार्ट में, और हार्ट से वापस किस में जाएगा, लंग्स में, लंग्स से किस में आ जाएगा, वापस हार्ट में। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है किसमें, ह्यूमंस में। तो अब जो देखो ये आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड घूम रहा है पूरी बॉडी के सर्कुलेशन में, इसी को अपन बोलते हैं बंद प्रकार का। लेकिन अगर जो ओपन वाले की बात करें अपन, किसकी बात करें, ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये हार्ट हो गया, हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो निकलेगा तो वाहिकाओं में, वाहिकाएं तो उसमें भी प्रेजेंट होगी, वाहिकाएं। लेकिन ये जो वाहिकाएं हैं ये एक बॉडी चैम्बर में जाके खुलती है। मतलब एक केविटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, गुहा, शारीरिक गुहा बोलते हैं जिसको। ये शारीरिक गुहा में जाके क्या खुलेगा अपना, ये वाहिकाएं खुल जाएगी, और इन वाहिकाओं से वापस ब्लड किस में चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। तो जो ये ओपन चेम्बर बन रहा है, ये खुला तंत्र जो बन रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ओपन प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए खुले, अब देखिए 2 प्रकार के देख लिए अपन ने। पहला क्या है, खुले परिसंचरण में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है और कोशिकाएं उत्तक अंग इसमें डूबे रहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, शिरा और धमनी और कोशिकाएं क्या होती है, आपस में केशिकाएं जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, और पूरा जो ब्लड है वो आंतरिक वाहिकाओं में गुजरता है। तो ये आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जैसे सबसे पहला जो बंद परिसंचरण तंत्र देखा गया था वो एनेलिडा में देखा गया था, ऑर्थोपेडा में ओपन प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया था। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि सबसे पहला जो परिसंचरण तंत्र है वो किस ग्रुप में देखा गया है। तो इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको एक टेबल बताने वाला हूँ, उस टेबल में आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें सममिति की। सममिति का मतलब ये है कि किसी भी जीव को अपन अगर 2 भागों में बांटते हैं तो क्या वो 2 भाग बराबर है या दोनों भाग अलग अलग हैं, या फिर जो अपन प्रॉपर जो अक्ष ले रहे हैं जिस अक्ष से अपन काटना चाहे। जैसे ये बिच्छू आपने देखा होगा, इस बिच्छू का एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं कि इसको देखो बीच में से काटा गया है तो ये 2 भागों, प्रॉपर 2 भागों में बट गया है। तो इस बेसिस को लेके भी अपन एनिमेलिया जो जगत है, जो जीव जगत है, जंतु जगत है, उसको वर्गीकृत करते हैं। इस आधार पे अपने पास 3 प्रकार की सममितियां उपस्थित होती हैं। एक तो जो होता है असममित। कैसा, असममित, कि आप उसको किसी भी अक्ष से काट लो वो कैसा होगा, 2 भागों में विभाजित नहीं होगा। कैसा होगा, 2 भागों में विभाजित नहीं होगा। तो ये असममिति है जो आपको किस में देखने को मिलेगी, पोरीफेरा में। किस में देखने को मिलेगी, पोरीफेरा में। अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली इनको 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती है। बस ये बात आपको याद रखनी है।
दूसरी जो सममिति आती है वो उसको बोलते हैं अरीय सममिति यानी रेडियल सिमेट्री। तो इसको देखें तो कि इसमें क्या होता है कि आप किसी भी अक्ष से कट करो दो बराबर भाग आपको मिलने वाले हैं। क्या बोला मैंने कि अगर आप किसी भी अक्ष से कट करो आपको दो बराबर भाग मिलने वाले हैं। तो ऐसा किस किस में है, टिनोफोरा में है और इकाइनोडर्मेटा में है। तो ये बात आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों अपन बात कर रहे थे अरीय सममिति की। तो अरीय सममिति का मतलब ये था कि जो अगर अपन किसी भी जीव को अगर कहीं से भी कट करेंगे किसी भी अक्ष को लेके तो वो बराबर दो भागों में बांटेगा। तो ऐसा किस किस में देखा था अपन ने, टिनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में। देन अपन अगर बात करें द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति का मतलब ये है कि इसमें आप पॉइंट ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो समरूप भागों में विभाजित करेगी। मतलब पूरी बॉडी में क्या होगा, एक ही ऐसा अक्ष होगा जिसमें अपन दो बराबर भागों में किसी जीव को बांट सकेंगे। तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है अपने को, एनेलिडा से पूरा वर्टिब्रेट्स तक। वैसे एनेलिडा से अपन कहाँ तक देखने को मिलेगा, पूरा मेमेलिया तक। तो ये तीन जो अपन ने देखा सममिति के आधार पर तीन भागों में अपन ने बांटा इसको। अब अपन अगला जो संगठन स्तर देख लिया अपन ने, सममिति स्तर देख लिया, परिसंचरण तंत्र देख लिया। अब अपन नेक्स्ट अगर वर्गीकरण का जो आधार देखना चाहें उसका मतलब है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक संगठन। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जब अब कोई भी जीव अपनी भ्रूणीय अवस्था में होता है तो उस भ्रूणीय अवस्था में उसमें तीन प्रकार के ड्रम विकसित होते हैं, तीन प्रकार के स्तर बनते हैं। पहला है एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। ये तीन प्रकार के अगर ड्रम उपस्थित हैं तो उसको अपन बोलते हैं त्रिकोर की। अगर दो ही उपस्थित है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम और मीजोड्रम एब्सेंट है, तो उसको बोलते हैं अपन द्विकोर की। तो इस बेसिस पे भी अपन इनको दो भागों में विभाजित करते हैं। तो अगर मान लो जिसमें एक्टोड्रम और एंडोड्रम दो ही उपस्थित है तो ऐसा किसमें होता है, स्लेंट्रेटा में। और वे एनिमल जिनमें बाद में तीनों डेवलप होता है, मतलब मीजोड्रम भी उपस्थित होता है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसा किसमें है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कहाँ तक है, मेमेलिया तक। ये जो मैं आपको स्तर बता रहा हूँ याद करने के, आप इनको एक नोटबुक में लिखिए तभी आपको एक बार रटने पे ये याद हो पाएंगे। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ इसको नोटबुक में लिख के ही आप याद करें। अगर ये आपको याद हो गया इसके बाद में आपके लिए बहुत 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 ईजी होने वाला है। कैसा होने वाला है, बहुत ईजी होने वाला है। तो अब अगर आगे बात करें अपन तो नेक्स्ट अपन जो वर्गीकरण का स्तर देखना चाहें तो वो क्या है, सीलोम। अभी मैंने आपको तीन जनन स्तर इनके बताए, एक्टोड्रम, मीजोड्रम एंड एंडोड्रम। अगर जो एक्टोड्रम और एंडोड्रम है उसके बीच में अगर कोई गुहा उपस्थित है और वो गुहा कैसी हो, मीजोड्रम से लाइन हो, लाइन का मतलब मीजोड्रम से ढकी हुई हो। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, ये वाला डायग्राम देखिए अब, ये वाला, इसमें क्या है, बाहर की तरफ है एक्टोड्रम, अंदर की तरफ है एंडोड्रम, और इन दोनों के बीच में जो ये गुहा दिख रही है ना आपको, गुहा, ये इन गुहा के अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या प्रेजेंट हो, मीजोड्रम। आप सीधा सा याद कर लें कि जिसमें गुहा उपस्थित हो और वो मीजोड्रम से ढकी हुई हो तो बस उसको क्या बोलते हैं, सिलोमिक। क्या बोलते हैं, सिलोमिक। और ये वर्गीकरण का आधार सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, कन्फर्म आपको मैं बता दूं, इसी में से आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो देखिए, जिसमें गुहा उपस्थिति न हो तो उसको क्या बोलते हैं, अगुहीय, एसिलोमेट एनिमल बोलेंगे उसको। ऐसा किसमें होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। और अगर मान लो जो ये गुहा है वो टुकड़ों में बटी हुई हो, मेरा कहने का मतलब आप इसी में समझेंगे, टुकड़ों में बटी हुई हो, जैसे बिखरी हुई थैलियों के रूप में प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट, मतलब कूट गुहीय। ऐसा किसमें होता है, एस्केल्मिन्थेस में। और जिसमें प्रॉपर गुहा उपस्थित होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, गुहीय, मतलब सिलोमेट। तो ऐसा किसमें प्रस्तुत होता है, एनेलिडा से लेके आखिरी अपन जो वर्टिब्रेट पढ़ेंगे वहाँ तक क्या होगा, इसमें उपस्थित होगा। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा।
ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। आपको ये डायग्राम दे के भी पूछ सकता है और ये एग्जाम्पल के बेसिस पे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब ये है कि किसी एनिमल का जो बॉडी है वो अगर खंडों में विभाजित है, तो खंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक खंड, एक बाह्य खंड। अगर किसी जीव में केवल बाह्य उपस्थित है और किसी जीव में आंतरिक उपस्थित है तो उसको खंडी भवन सेगमेंटेशन नहीं बोलते हैं अपन। और अगर दोनों भागों में उपस्थित है, सेगमेंट दोनों भागों में उपस्थित है, आंतरिक और बाह्य, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन बॉडी बोलते हैं। और जिसमें क्या होता है, कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे अपन अगर कॉकरोच का एग्जाम्पल बताऊं तो जो उसकी एब्डोमेन में जो खंड उपस्थित होते हैं उनमें जो हार्ट है वो 13 चेम्बर के रूप में प्रेजेंट होता है, और वो 13 चेम्बर्स लगभग 13 जो बॉडी के खंड हैं उनमें उपस्थित होता है। तो क्या होता है, अंगों की क्या होती है उनमें पुनरावृत्ति। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉकरोच का, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो हृदय है वो फर्स्ट खंड में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है, ऐसा ही आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं बताऊं आपको नोटोकॉर्ड। ये इस एनिमल जो किंगडम था उसको विभाजित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने पास आधार है वो पृष्ठरज्जु ही है। पृष्ठरज्जु का मतलब है जो बैक में अपने जो वर्टिब्रेट कॉलम उपस्थित है, उस कॉलम जो पहले स्टार्टिंग में जैसी बनती है उसको क्या बोलते हैं? पृष्ठरज्जु। तो ऐसे जीव जिनमें उपस्थित है उनको तो क्या बोलेंगे? कॉर्डेट। और जिनमें अनुपस्थित है उनको क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट। जो जिनमें उपस्थित है उनको तो क्या बोलेंगे? कॉर्डेट। जिनमें अनुपस्थित है उसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट। ये किससे डेवलप होती है? मेसोडर्म से। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो अब इन 6 बेसिस के हिसाब से अपन इन प्राणियों को वर्गीकृत करेंगे। पहले पढ़ेंगे अपन नॉन कोडेटा, उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कोडेटा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें पोरीफेरा। पोरीफेरा में मैंने आपको बताया था कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। कैसा होता है? एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, कैसा होता है? कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगर ये याद कर लेंगे आप तो आप बेसिक्स अगर आप याद कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो जो मैं अब इंपॉर्टेंट लाइंस बताने जा रहा हूँ उनको रट लीजिएगा, क्योंकि यही लाइंस आपको पूछने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पोरीफेरा की जो है, इसमें जल परिवहन तंत्र पाए जाते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। ऐसा ही आपको इकाइनोडर्मेटा में मिलेगा, लेकिन उसको बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? वाटर वैस्कुलर। अगर आपको इसको इंग्लिश में याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें उपस्थित होता है जल नाल तंत्र, उसमें उपस्थित होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। मैं उसकी हिंदी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप याद रखिएगा इसमें वाटर कैनाल WC से याद कर लेंगे। उसमें क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्या है उसमें? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें क्या होता है कि ऑस्टिया द्वारा, ये आप याद करने की जरूरत है नहीं आपको, वैसे जो मैंने बता दिया वो याद करना है। देखिए अब जो है कि ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो किस किस यूज़ में आता है? तो किस किस यूज़ में आता है ये? भोजन जमा करने, श्वसन और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि वाटर कैनाल जो सिस्टम है वो पोरीफेरा में चलने के काम में नहीं आता है, क्योंकि ये स्थिर प्राणी है। मतलब एक जगह जहाँ चिपक गए वहीं चिपके हुए रहते हैं। लेकिन जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है जो इकाइनोडर्मेटा में उपस्थित रहेगा, उसमें क्या होगा कि वो चलने के काम में आएगा। किस काम में आएगा? चलने के काम में आएगा। लेकिन वहाँ क्या अनुपस्थित होगा? अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने के लिए ये वर्ड वहाँ अनुपस्थित रहेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपको याद करनी है। आप सबसे इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल है जो आप याद करेंगे, साइकन साइफा, स्पोंजिला और यूस्पोंजिया। डायग्राम के साथ आप इसको याद करेंगे। देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कैसे याद करना है आपको, कि जो यूस्पोंजिया है उसको अपन बोलते हैं बाथ स्पंज। क्या बोलते हैं? बाथ स्पंज। देखो आप अपने कपड़े धोने वाली जो ब्रश आती है उस टाइप का है, तो इसको बाथ स्पंज बोल देंगे। इसको याद रखने की एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, वो याद रख लेंगे। स्पोंजिला है उसको स्वच्छ जलीय स्पंज बोलते हैं, तो से याद कर लेना। स्पोंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज, और साइकन साइफा आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा में एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? नाइडोब्लास्ट, जिसको बोलते हैं दंश कोशिका। ये किस काम में होती है? इसको स्थिर रखने में
और शिकार पकड़ने में हेल्प करती है। इतना अंदर से आपको पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बस एग्जाम्पल इस चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पलों को आप रटिए अच्छे से। नाइजीरिया में उत्तक स्तर का संगठन होता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं। इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, ये आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। हाँ, थोड़ा इसमें याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है जिसको परवाल भित्ति ऐसे बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो जो इनका बॉडी होता है, बॉडी स्ट्रक्चर वो कैसे होता है, पॉलीप और मेडुसा से बना होता है। पॉलीप और मेडुसा दो स्ट्रक्चर होती है। अभी आपको बस इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको चाहूँ तो भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको याद रखिए। तो अब इसको इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए कि जो ये पॉलीप और मेडुसा है ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, मतलब एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। कि पॉलिप किस में चेंज होगा, मेडुसा में, और मेडुसा किस में चेंज होगा, पॉलिप में। तो अब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसको याद करना कि जो मेटाजेनेसिस होता है वो कौन से जीव में होता है, वो होता है ओबेलिया में। किस में होता है, ओबेलिया में। अब जो मेडुसा है वो अलैंगिक मतलब ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करेंगे। क्या करेंगे, लैंगिक और अलैंगिक। तो आप इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको रखने के लिए, जो मेरे को याद करता था मैं तो इसको याद किया था, फीकल मैटर होता है ना, मल, उसके बेसिस पे कि जो मेडुसा है वो लैंगिक जनन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलिप में। आप इस फीकल मैटर के वर्ड से आप इसको याद कर सकते हैं। बस इतना ही इसमें याद करना है, और फिर बस इम्पोर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स, वो रट लेंगे आप इनके सामने। एक मिनट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टीनोफोरा की। जो टीनोफोरा है उसमें केवल एग्जाम्पल ही अलग है, वैसे सारा सिलेंड्रेटा जैसा ही है। इनको आप देख लीजिएगा एक बार। तो इनको क्या बोलते हैं, तो कोम्बजेली बोलते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको रटना है आपको। एक तो इनको क्या बोलते हैं, कोम्बजेली। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इनमें क्या उपस्थित होती है, जेव संधि दीप्ति। मतलब जेव संधि दीप्ति का मतलब है रात्रि को चमकते हैं। क्या होते हैं, रात्रि को चमकते हैं। और सेम वही है प्लूरोबैंकिया और टिनोप्लाना, इनको याद करना है आपको। प्लेटिलमंथीज में कुछ स्पेशल है नहीं जो आपके एग्जाम में काम में आने वाला है, बस इसका जो एग्जाम्पल है वो आप याद कर लीजिएगा। क्या है, उसको याद कर लीजिएगा। बस एक बात याद रख लेना कि इसमें उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं, रख लेना इस बात को। नेक्स्ट एस्केलमंथीज है। एस्केलमंथीज में भी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ सबसे पहले अपने को क्या दिखता है, एक लिंगी जीव दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, एक लिंगी। जब तक आप अपन पहले पढ़ के आए हैं जितने भी, उनमें क्या होते हैं, सारे द्विलिंगी उपस्थित होते थे। तो इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट मैं आपके लिए बताऊं एनेलिडा। एनेलिडा में याद रखने लायक क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसके क्या है, एग्जाम्पल्स। दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कौन सा एक लिंगी है और कौन सा द्विलिंगी है। तो जिसमें नेरीज होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी। और जोंक और जो केचुआ होता है वो क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। बस यही याद रखना है आपको। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। द्विपार्श्वमिति है, खंडीय है ना। ये नेरीज में बस एक याद रख लेना कि पैरापोडिया होते हैं। वैसे इतना डीपली आपको पूछेगा नहीं, बट जो मैं इम्पोर्टेंट बता दिया हूँ आपको पहले वर्गीकरण में, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए काम आने वाला है। नेक्स्ट अपन देखें तो अब है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में वही आपको सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल्स। देन उससे मैंने आपको बता दिया था कि परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, इसका खुला होता है, और इसमें कीट होते हैं, और सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होते हैं, है ना। बस कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको याद रखने लायक बस। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें एग्जाम्पल्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अपन देखते हैं मोलस्का। मोलस्का में ही आपको मैं बताऊं, अगर एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया ना लैब असिस्टेंट में, तो मोलस्का का आएगा, क्योंकि इसके एग्जाम्पल और जो इसके सामान्य नाम है ना उसको याद करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो किससे होती है, मोलस्का से। दो इम्पोर्टेंट चीज़ और इसमें बताने वाला हूँ मैं कि इसके जो पंख होते हैं, जो क्लोम होते हैं, उसमें क्या होता है,
उत्सर्जन और श्वसन दोनों में सहायक होते हैं। तो इसके जो क्लोम प्रेजेंट है वो किस किस में सहायक है, उत्सर्जन और श्वसन, ये बात आपको रटनी है। और इसका जो मुख में है ना, जो मुंह, उसमें क्या होता है, जो पदार्थ जो भी अंदर खाएगा उसको घिसने के लिए क्या होता है, रेडुला, मतलब रेती के जैसा एक अंग होता है, उसको बोलते हैं रेडुला, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला इसके क्लोम्स, दूसरा इसके रेडुला, थर्ड इसके एग्जाम्पल्स। देन अपन चलते हैं इकाइनोडर्मेटा पे। पहला मैंने आपको एक चीज़ बताई, इकाइनोडर्मेटा पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो बाह्य कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल है वो किसमें उपस्थित था, जिसको अपन ने परवाल बोला था, वो सिलेंड्रेटा में उपस्थित था। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, अंतः कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, आंतरिक। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। एक मिनट, इसके भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सेम जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एग्जाम्पल्स है ना इसके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम आप याद कर लेंगे, जो चलने में सहायता करता है, उत्सर्जन में सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा क्या होता है, जस्ट कोडेटा जैसा ही होता है, जब भी तो इसको बोला है हेमी मतलब आधा, कोडेटा मतलब कोडेटा, तो आधा कोडेटा जैसा उपस्थित होता है। क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको रटनी है कि जो नोटो, आपको पता है नॉन कोडेटा में नोटोकोड क्या होती है, एब्सेंट, क्या होती है, एब्सेंट। लेकिन इसमें नोटोकोड जैसी ही संरचना उपस्थित होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, स्टोमाकोड। क्या बोलते हैं, स्टोमाकोड, जो कहाँ उपस्थित होती है, कोलर क्षेत्र में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, जो आपको इसको याद रखनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका 2 एग्जाम्पल है, वो याद रखना है आपको। बस आपके लिए नॉन कोडेटा खत्म है। इन जितनी भी मैंने आपको लाइंस बताई कि आपको ये याद करनी है, तो वो करनी ही है। हेमिकोडेटा में एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, जो अपने कोडेटा से जैसे मिलती है, कि इसमें जो श्वसन होता है वो कैसा होता है, क्लोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्लोम द्वारा होता है। और जो शुंड ग्रंथि है वो क्या करती है, उत्सर्जन का काम करती है। उत्सर्जन वाले टॉपिक पे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था प्लेटियल मंतीज में किससे उत्सर्जन होता है, ज्वाला कोशिकाओं से। अब हेमिकोडेटा में किससे हो रहा है, शुंड ग्रंथि से। जो भी स्पेसिफिक चीज़ें होगी उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब जो कोडेटा वाला टॉपिक है वो अपन पार्ट 2 वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितेंद्र सर के साथ 30 डेज़ में अपनी बायो को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप लैब स्टैंड में जितने आने वाले क्वेश्चन हैं उन सबको सही करके आएँ और अपनी एक सीट फिक्स करें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।